तो नेक्स्ट चर्चा हमें करनी है मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव होते हैं, बताइए क्या प्रभाव होते हैं, मुद्रास्फीति से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाने से क्या हो जाता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, महंगाई बढ़ना किस चीज़ का सूचक हुआ कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। यदि चीज़ महंगी हो रही है इसका मतलब पैसा ज़्यादा है लोगों के पास, ये कारण हुआ। हाँ, सरकार के पास पैसा कम है इसलिए महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, और वो घर से तब ज़्यादा निकलेगा। मतलब आप अपने घर में विलासिता की कोई वस्तु ला रही तो सरकार का क्या लेना देना इसमें। विलासिता की वस्तुएं क्या है, विलासिता का वस्तु उसे कहते हैं जब आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगते हैं। एक फ़ोन है मेरे पास, 4 फ़ोन और ख़रीद लाऊं, नया मॉडल आया है, ओप्पो का F9 आ गया है ना, तो क्या हो गया, विलासिता की सामग्री आप बढ़े जा रहे हो, मार्केट को और महंगा किए जा रहे हो। तो इसमें सरकार का रोल कहाँ होगा। इसमें तो भारत क्या है, लेसेस फेयर है ना, यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था है, बाजार, इसमें सरकार का नियंत्रण जरूर, सरकार यहाँ पे नियामक का रोल अदा करती है। सरकार एक नियामककारी संस्था, जैसे कि नियामक, जैसे कि ट्राई एक संस्था है, ट्राई उसका काम है टेलीकॉम रेगुलेट करना, टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना। यहाँ पे आइडिया है, वोडाफोन है, ठीक है, और एक और बना हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 2 संस्थाएं हैं, ये क्या देखती हैं, भारत में जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, जैसे ट्राई का काम है कि मान लो जियो आ गया अभी आपका, ऐसा ना हो कि जियो के पास पैसा है मुकेश अंबानी के पास और रातों रात उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि बाकी जितने भी कंपनियां हैं वो सारी बर्बाद हो जाए रातों रात। एयरटेल की हालत ख़राब हो जाए, उसकी ख़राब हो जाए। नई तकनीकी पे प्रयोग किया, अभी जब से देखो 4G आ गया है, एयरटेल का 4G बेकार है आज के टाइम पे, कई नेटवर्क आपको कम मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, ठीक है। जियो की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, बोल्ट BOLTE लिखा रहता है उसमें, ये क्या है, जियो के साथ साथ अब शायद एयरटेल भी ये लेकर आया है, ये क्या है, मतलब क्या है इसका, क्या यूज़ होता है क्या होता है मतलब, हाँ हाँ, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, बहुत बढ़िया। जो हार्डवेयर है प्लस जो नेटवर्क सिस्टम है वो दोनों सिंक्रोनाइज करके एक स्पीड प्रोवाइड करते हैं। नहीं, बोल्ट सिस्टम में ये होता है कि आप जब फ़ोन लगाते हो तो फ़ोन लगाते ही आपके मोबाइल का डाटा ऑफ हो जाता है। जब आप किसी से फ़ोन से बात करते हो तो आपका डाटा ऑफ हो जाता है, लेकिन जियो में नहीं होगा। जियो में आप बात भी करिए और डाटा भी चलाइए, दोनों एक साथ कर सकते हैं आप। कभी जियो के फ़ोन से फ़ोन लगाइएगा, साथ साथ आप इंटरनेट भी चला सकते होंगे, ठीक है, लेकिन आप अदर फ़ोन से लगाइए, आइडिया से लगाइए, वोडाफोन, जिन पे पास बोल्ट, अभी बोल्ट सिस्टम है ही नहीं, अभी एयरटेल ने लॉन्च किया है अभी नया। तो जब ये आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ कॉल लगेगी तो इंटरनेट से ही चलेगा, इंटरनेट चल रहा होगा तो कॉल नहीं लग रही होगी। दोनों चीज़ों में से एक काम कर पाओगे आप, ठीक है, घर पे चेक करिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें घर पे चेक करिएगा। लेकिन अभी एयरटेल में सिस्टम आ चुका है। तो आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट के अन्य जितने भी प्रतिस्पर्धी उन्हें ख़त्म कर दें, ठीक है। टेलीकॉम रिकॉर्ड जो आपका ट्राई है वो रेगुलेशन कर रहा है मार्केट में, बाकी बाज़ार है, बाज़ार में आप अपनी पॉलिसीज़ लेकर आइए। अब जैसे डाटा है, डाटा प्लान, जियो ने क्या किया, रातों रात 1 GB हमें 28 दिनों के लिए मिला करता था पहले, याद कीजिए वो दिन, है ना, और आज के समय पे आप 2 GB 1.5 GB डेली यूज करते हो, ठीक है, कितने रुपए में, 350-400 रुपये में महीना, 500 रुपये में, ठीक है, 3 महीने यूज कर रहे हो अभी, यानी कि महीने का कितना खर्चा आया, वो लगभग मान लीजिए 150 रुपये। 150 रुपये में आप खर्च कर रहे हो, 150 रुपये में डेली का 1 GB 1.5 GB 2 GB यूज कर रहे हो। तो अचानक से जियो ने जैसे ही ये किया तो यहाँ पर ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, उसको भी लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा खत्म ना हो जाए मार्केट से, है ना। उसके बाद देखिए एयरटेल बेचारा चुपचाप तुरंत, जो इतना टसन में रहता था, जो प्रचार क्या करता था, सियाचिन ग्लेशियर में एयरटेल में एक लड़की ऐड करती है, वो सियाचिन ऐसे ग्लेशियर में खड़े होकर के वहाँ पे वो कंपटीशन दिखाते हैं कि इसका 4G ज़्यादा चलता है, अब खड़े हो ये वाला, है ना, अब आपका 4G गया, है ना। तो कहीं ना कहीं पे
ये नियामक कंपनियों का काम होता है कि नियामक कंपनियां आपका सारा कुछ देखती रहें कि बाज़ार में किस तरीके के गलत रूल एंड रेगुलेशन नहीं है ना, प्रतिस्पर्धा तो ख़त्म नहीं कर रही कोई कंपनी, है ना, वायलेशन नहीं तो कर रही रूलों का, तो वो सब काम नियामक का होता है। तो भारत में बाज़ारवाद है, हस्तक्षेप है, बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार का रोल बहुत कम है। जब से निजीकरण आ गया, इसमें सरकार के रोल को आप नहीं दोषारोपित नहीं कर सकते। चलिए, मैं मुद्रास्फीति के प्रभाव बता रहा था, तो हेडिंग डाल लीजिए मुद्रास्फीति के प्रभाव। देखिए, कोई भी चीज़ जब आपको पढ़ना है, जब कभी प्रभाव पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, दोनों पक्ष पढ़िए, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, दोनों प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक भी पड़ते हैं मुद्रास्फीति के। लिख लीजिए, मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव। अब देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, हम हैं यूपीएससी के छात्र, ठीक है, और यूपीएससी के छात्र को वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों सोचना है। आपकी सोच दोनों होनी चाहिए। कैसी? क्षैतिज भी सोचना है आपको, हॉरिजेंटली भी सोचना है, और आपको वर्टिकली भी सोचना है। बोले ये कैसी सोच है, इसको कैसे सोचते हैं? मतलब कि मुझे अब कोई भी चीज़ करना है, किसी चीज़ का प्रभाव और इफ़ेक्ट देखना है, तो मुझको कैसे करना पड़ेगा, इसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या वैश्विक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मैं सभी डायमेंशन से चीज़ों को देखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखो, आपका सिलेबस कभी आप लोगों ने सही से देखने का प्रयास नहीं किया है। यदि उस सिलेबस को गंभीरता से देखें तो यूपीएससी ने बड़े ही डायनेमिक तरीके से, और पीसीएस ने उसकी नकल करते हुए बड़े ही डायनेमिक तरीके से ऐसे सिलेबस को सेट किया है कि देखिए क्या है। पहले पेपर में डाला है इतिहास, ठीक है, और इतिहास और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। जैसा आपका इतिहास होगा वैसा आपका समाज रखेगा। तो इतिहास के बाद तुरंत डाल दिया भारतीय समाज, और जिस तरीके के आपके देश की ज्योग्राफी होगी वैसे ही आपके देश का इतिहास बन जाएगा। इसलिए ज्योग्राफी को भी पहले पेपर में तीनों को एक साथ डाल दिया है, इतिहास, भारतीय समाज और ज्योग्राफी। सब नहीं समझ पाएंगे, जब मैं आंसर राइटिंग करूंगा तब इन पक्षों को समझाऊंगा आपको। इसके बाद दूसरा पेपर देखिए कितना डायनेमिक तरीके से बनाया है। दूसरे में इंडियन पॉलिटी डाल दिया है। यदि भारत की राज व्यवस्था में कहीं भी गड़बड़ी होगी तो भारत में सोशल जस्टिस गड़बड़ा जाएगा, सामाजिक न्याय की अवधारणा खत्म हो जाएगी। सोशल जस्टिस क्या है? बेरोजगारी। अभी क्या है, यदि हमारा पॉलिटिशियन, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी राज व्यवस्था गड़बड़ हो जाए तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। क्या हो रहा है? सब बिक रही हैं सीटें, है ना। तो कहीं ना कहीं पे यदि इंडियन पॉलिटी चरमराई तो सोशल जस्टिस चरमरा जाएगा। देश में गरीबी रहेगी, देश में कुपोषण रहेगा, देश में बेरोजगारी रहेगी। तो सिलेबस डायनेमिक बनाया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी भारतीय राज्य व्यवस्था प्रभावित होती है, तो आईआर, इन सोशल जस्टिस और आईआर को एक साथ रख दिया, इन तीनों को। ठीक है, अब देखो तीसरा पेपर और भी डायनेमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। और देश की जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी, जितनी अच्छी अर्थव्यवस्था होगी, उतनी ज़्यादा वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे खर्च करेगा, पैसा लगाएगा, नई तकनीकी आयात करेगा। तो दूसरा तुरंत उसमें साइंस एंड टेक डाल दिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, और इसके बाद जितनी अच्छी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उतना अच्छा पर्यावरण होगा देश का, इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट के पेपर को भी डाल दिया है। और इन्वायरमेंट और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, इन्वायरमेंट डिक्लाइन होगा। और यदि अर्थव्यवस्था और इन्वायरमेंट के बीच में संतुलन नहीं बनाए रखे तो देश आपदाओं से घिर जाएगा। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट को भी साथ में रख दिया कि आपदा प्रबंधन भी हो जाए। ठीक है, और देश में यदि आर्थिक विकेंद्रीकरण आप नहीं कर पाए, देश में पैसे का सही तरीके से विभाजन नहीं कर पाए, तो देश कब इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएगा आपको भी नहीं। सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, तो वहाँ पर आंतरिक सुरक्षा का भी टॉपिक डाल दिया गया, इंटरनल सिक्योरिटी भी डाल दिया गया। पूरे सिलेबस को इंटीग्रेटेड। आपको लग रहा है ये अलग विषय है, अलग विषय है, अलग विषय नहीं, सोचने की बात है। आप हॉरिजेंटली सोच रहे हैं कि वर्टिकली सोच रहे हैं। यदि आप पूरी तरीके से ऐसे ही पूरे सिलेबस को एक साथ मिक्स कीजिए। हिस्ट्री को पॉलिटी से जोड़ना है, पॉलिटी को इकोनॉमी से जोड़ना है, इकोनॉमी सब इथिक्स से जुड़ते हैं। इथिक्स तो सबसे जुड़ता है, इथिक्स इकोनॉमी से भी जुड़ता है, पॉलिटी से भी जुड़ता है, हिस्ट्री से भी जुड़ता है, हर चीज़ इथिक्स है। इथिक्स क्या नहीं है? इथिक्स सब कुछ है भी और सब कुछ नहीं भी है। इथिक्स का मतलब क्या है भी नहीं भी। जैसे कि मैं ये पेन, स्केच पेन, ठीक है, अब हमारी आपकी चर्चा हो जाए, इस पर फिलॉसफी हो जाए, मैं कह दूँगा ये हरा रंग है, आप कह सकते हो ये नहीं है,
नहीं, आप बोलेंगे नहीं ये हरा ही है, मैं कह दूंगा नहीं है, मैं कह दूंगा श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश है जब प्रिज्म से गुजरता है। अब मैं ये कहूँगा कि हरे रंग को मेरे आंखें क्या हो रही है, अवशोषित नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, फिलॉसफी पे क्या क्या चले जाएंगे हम, कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। आप कहेंगे सर ये स्केच पेन है, मार्कर है, मैं कहूँगा ये प्लास्टिक है, मैं कहूँगा ये अस्त्र है, मैं इसे चला के भी मार सकता हूँ। ठीक है, तो इथिक्स है भी और नहीं भी है। इथिक्स में सब कुछ है, तर्क होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मैं कह दूंगा खिलौना भी है, और भी कुछ, जैसे 50 चीज़ें बन सकती हैं। क्या क्या बन सकता है? हाँ, कुछ भी नहीं कहा जा सकता और सब कुछ कहा जा सकता है। तो इथिक्स सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, नैतिकता है भी नहीं भी, है ना। तो पूरे सिलेबस को डायनेमिक बनाया गया आपके पूरे सिलेबस में ऐसे सार तत्व डाल दिए गए हैं, बस समझने की बात है। तो जब भी कुछ चीज़ें पढ़ना है, देखो कहाँ से कहाँ आ गए हम। तो जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम मुद्रास्फीति के सभी प्रभावों को पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे मुद्रास्फीति प्रभाव डालती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आर्थिक भी देखेंगे, सामाजिक भी देखेंगे, वैश्विक भी देखेंगे। ठीक, तो लिखिए मुद्रास्फीति के पहले सकारात्मक बाद में नकारात्मक। हमेशा पहले आंसर राइटिंग में सकारात्मक चीज़ें डालो, हमेशा इससे दिखता है कि ये पर्सन जो है पॉजिटिव पर्सन है। समझ रहे हैं, निगेटिविटी को बाद में डाला जाता है। कभी भी किसी से बात करो, ठीक है, तो यदि सामने वाले को आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप ये बोलो, सर आप बात तो सही कह रहे हैं लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। समझ रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिकली बात करनी होती है। ठीक है, अभी होता क्या है, आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप शुरुआत ही निगेटिविटी से कर रहे हैं, क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा 5 मिनट बाद। उसे पहले बोल दीजिए कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, काम करना, चर्चा का हल हो गया। तो इसी तरीके से आंसर राइटिंग में हमेशा आपको पहले ये बताना है कि ये चीज़, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये चीज़ पहले ये सही है, बाद में बताएंगे ये चीज़ कहाँ कहाँ गलत है। हमें दोनों पक्ष जानने हैं। तो सकारात्मक में पहले डालिए आर्थिक प्रभाव, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्या होता है कि जैसे किसान है, अब किसान का मान लो गेहूं बहुत बढ़ रहा है तो किसान अगले साल कोशिश करेगा कि ज़्यादा गेहूं और पैदा करे, ज़्यादा पैसा मिल रहा है गेहूं पे। दाल मान लो बहुत बढ़ गई इस बार, मान लो प्याज का रेट बढ़ गया, दिमाग आ जाता है कि प्याज की खेती करते हैं यार, क्या हम गेहूँ चावल पे लगे हुए हैं, क्यों ना एक बार एक खेती पूरी प्याज की कर लेंगे, पूरा पता चला अगले ही साल प्याज 2 रुपये भाव नहीं बिक रही है। बोलेगा मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं चाहे गेहूँ बोलूँ चाहे प्याज, बिकना ऐसे ही है। ठीक है, तो लिखिए जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उत्पादक वर्ग को, लिखिए नंबर 1, उत्पादक वर्ग नए निवेश के लिए प्रेरित होगा। उत्पादक वर्ग नए निवेश के लिए प्रेरित होगा, नए निवेश के लिए प्रेरित होगा। उत्पादक वर्ग नए निवेश के लिए प्रेरित होगा। देखो 2 मेंटेलिटी के लोग होते हैं, 2 तरीके की मेंटेलिटी के लोग। पहले तरीके के लोग वो होते हैं जो सोचते हैं कि चीज़ें क्या होंगी, जैसे मान लो कोई रेट बढ़ रहा हो, किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा हो, तो एक मेंटेलिटी वाले ये होते हैं कि ये और बढ़ेगा इसलिए अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के रेट, लोग कहते हैं ना ज़मीन खरीद करके डाल दो, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, ज़्यादा महंगा बेच लूँगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं कि जब कोई चीज़ बढ़ रही होती तो उनको लगता है अभी और बढ़ेगा तो ख़रीद लेते हैं, समझ, और निवेश करके और उस चीज़ को महंगा कर देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या कहते हैं, ये बढ़ रहा है, गिर भी सकता है ना, सस्ता भी हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पे निवेश नहीं करते। वो कहाँ निवेश करेंगे जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। 50 सस्ती में खरीदे और सस्ती हो गई तो और सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि और बात खरीदते तो और बढ़िया है। सोना चांदी में होता है ना, आज आप सोना जाके खरीदिए, आज यदि 30,000 रुपये का है, कल पता चला 29,000 का हो गया तो घर वाले 4 तमाचे मारेंगे कि कल खरीद लेता, आज बड़ी जल्दी थी है ना। अब पता चला परसों के दिन 33,000 का हो गया तो पीठ ठोकेंगे कि बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, मार्केट पता रहता है तुमको। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट में ये बहुत बड़ा, जब महंगाई घटती है बढ़ती है तो उत्पादक वर्ग निवेश करता है, उस पर प्रोत्साहित करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट
मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो जो नया निवेश होगा, जब ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर, तो क्या रोज़गार नहीं बढ़ेगा उससे? जब भी इन्वेस्टमेंट होगा उससे रोज़गार बढ़ेगा। ठीक है, तो लिखिए नया निवेश नए उत्पादन व रोज़गार के सृजन में वृद्धि करेगा। नया निवेश नए उत्पादन व रोज़गार सृजन में वृद्धि करेगा। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत मैं प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान हो सकता है चीज़ों को। यदि ये भी आपको समझ में ना आए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, यदि ये भी ना समझ में आए, ये भाषा इकोनॉमी की ना समझ में आए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इकोनॉमी बहुत जटिल सब्जेक्ट है, अच्छे से नहीं समझ में आता लोगों को, समझ रहे हैं? तो आप यदि हंसी खुशी चीज़ों को सीख रहे हैं तो इसको अपने मन में संजो के रखिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके अंदर रच बस जानी चाहिए, आपके अंदर खुद की रचनात्मकता पैदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई मैं रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरी रचनात्मकता है जो आप तक निकल रही है। हो सकता है आगे भविष्य में मुझसे इकॉनमी पढ़ें तो सभी अलग हो, क्योंकि अलग रचनात्मकता होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रचनात्मकता का विकास कीजिए, चीज़ों को समझिए और अपने हिसाब से उसको क्रिएट कीजिए। अपने समझाने का तरीका खुद डेवलप कीजिए। घर पे जाइए किसी को समझा दीजिए कि देखो आज आलू इतना महंगा इसलिए मिला है, समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ हो रही घटना, उसके पीछे हम समझिए न्यूज़पेपर में पढ़ा आज वहाँ ये घटना हुई, उसके पीछे ये कारण रहा होगा, मुद्रास्फीति ने यहाँ पर प्रभाव डाल दिया, समझ रहे हैं? तो चीज़ों को ऐसे ही आसानी से समझते जाना और उसको आत्मसात करते जाना है। ठीक, रटना नहीं है किसी चीज़ को, रचनात्मकता क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, रटंत नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अभी इस बार जितने बाबा लोग हैं ना जिन्हें रटंत करके बैठे हुए हैं, यूपीएस पीसीएस ने जैसे चेंज किया है, सारे बाबाओं की संकट में पड़ जाएंगे। कैसे? एक तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होने और रटे वही बैठे हैं। पीसीएस में रिपीटेशन बंद हो गया ना। क्या पिछली बार 2016 का जब मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था तब मैंने पिछले साल के क्वेश्चन को मिलाया था तो 105 क्वेश्चन के आसपास रिपीट हुए थे, 150 में 105 रिपीट हो गए। यदि कोई देखे उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 105 क्वेश्चन रिपीट हुए थे पिछले साल के। 2017 वाले में पीसीएस की बात कर रहा हूँ, महज सिर्फ और सिर्फ 57 क्वेश्चन रिपीट हुए थे बस, वो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी नहीं। और इस बार मुझे लग रहा है कि यूपीएससी से हालात होंगे। यूपीएससी में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन कोई ऐसा इनडायरेक्टली मिल जाए तो मिल जाए, नहीं नई क्रिएटिविटी होती है। तो जब वो क्रिएटिव हैं तो हम उनसे ज़्यादा क्रिएटिव बने, समझ रहे हैं? जब खेल ही क्रिएटिविटी का है, पूरा एग्जाम ही क्रिएटिविटी का है, जब मुझे पता ही नहीं कि मैं लक्ष्मीकांतपुरी पढ़ जाऊंगा और इसी से आ जाएगा, तो क्यों ना मैं रचनात्मक बन जाऊं। जैसा आएगा वैसा करके चलाऊंगा, जैसा पूछोगे वैसा जवाब दे के आ जाऊंगा। तो आप रचनात्मक बनिए, समझ रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ आपके अंदर खुद एक अंदर ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए कि आप खुद रचना करना चालू कर दें, अपने लिखने में, अपने बोलने में, अपने समझाने में, अपने समझने में, समझ रहे हैं? यदि ये शैली डेवलप हो गई, काम हो गया अपना। ठीक, नेक्स्ट नया निवेश नए उत्पादन से रोजगार के सृजन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, उत्पादन में वृद्धि। अब उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा बताओ? सबको जोड़ते चले जाना एक साथ। उत्पादन में वृद्धि से क्या होगा? देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश के जीडीपी में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि से देश के जीडीपी में वृद्धि होगी। इन्फ्लेशन इसलिए अच्छा भी है, इन्फ्लेशन नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी, महंगाई बढ़ना चाहिए लेकिन एक संतुलित अवस्था में। और दूसरा चीज़ क्या है, मैंने रोजगार सृजन बताया। रोजगार सृजन से क्या होगा? देश में बेरोजगारी दर कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, जबकि रोजगार सृजन से बेरोजगारी की दर में कमी, रोजगार सृजन से बेरोजगारी के दर में कमी और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। देखो सब पॉइंट में जोड़ता चला जा रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है? उत्पादक वर्ग निवेश करेगा, उत्पादन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? रोजगार सृजन होगा नए उत्पादन से। ठीक है, और जब उत्पादन बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी के साथ साथ रोजगार दर से बेरोजगारी कम होगी। ठीक, क्लियर? आगे और जोड़िए इसको। प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी, जैसे मेरा पैसा बढ़ेगा तो मैं पैसा लेके कहाँ जाऊँगा? बैंकों में, विदेश थोड़ा ना भाग जाऊँगा,
है ना। तो बैंकिंग और बीमा सेक्टर का विस्तार होगा। आप बीमा की पॉलिसी खरीदोगे, बैंक में निवेश करोगे, तो लिख लीजिए प्रति व्यक्ति आय प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग व बीमा क्षेत्र में विस्तार देगा। सब जोड़ते चले जाओ। प्रति व्यक्ति आय प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग व बीमा क्षेत्र को विस्तार देगा। विस्तार देगा। नेक्स्ट, आगे इसी में लिख लीजिए साथ ही दाताओं की संख्या बढ़ेगी। पैसे देने वालों की, इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेगी। पैसा आपके पास होगा, आप निवेश करोगे ना, साथ ही दाताओं की संख्या बढ़ेगी। दाताओं की संख्या बढ़ेगी, मांगने वालों की संख्या कम होगी, है ना। देने वालों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि पैसा बढ़ेगा सबके पास। परिणाम स्वरूप सरकार के कर योग्य आय बढ़ेगी। सरकार की टैक्स बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का। सरकार का कर योग्य आय बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाएगी। कर योग्य आय बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाएगी। अब बताओ, सरकार के पास टैक्स ज़्यादा पहुंचने लगा तो क्या होगा भाई? देखो, ज़्यादा पैसा मेरे पास होगा, मैं इनकम टैक्स के दायरे में आ जाऊंगा, मैं टैक्स देने वाला बन जाऊंगा। टैक्स देने वाला बन जाऊंगा, सरकार के पास टैक्स आएगा। अब सरकार, अब क्या होगा? सरकार के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो सरकार क्या करेगी? जन कल्याण में काम करेगी, आधारभूत संरचनाओं के विकास में काम करेगी। लिखिए नेक्स्ट लाइन, सरकार के कर योग्य आय में वृद्धि से, सरकार के कर योग्य आय में वृद्धि से देश की आधारभूत संरचना के विकास में, देश की आधारभूत संरचना के विकास में, आधारभूत संरचना का मतलब क्या है? सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, ये सब आधारभूत संरचना है। ये नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? आधारभूत संरचना सरकार की कर योग्य आय देश की आधारभूत संरचना के विकास में व जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्त का प्रबंधन करेगी। जन कल्याणकारी योजनाओं में वित्त का प्रबंधन करेगी। नेक्स्ट, परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक प्रगति की, परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक प्रगति की अब जब सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे खर्च करेगी, तो क्या होगा? देश की अर्थव्यवस्था ग्रो कर जाएगी। समझ रहे हैं? आपके गांव तक यदि रोड बन जाए तो क्या हो जाए? आपके गांव तक ही सारे परिवहन पहुंचने लगे, संसाधन पहुंचने लगे। रोड के निर्माण, आज के टाइम पे क्या हो रहा है? पहले सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थी, आज की सभ्यताएं हाईवेज के किनारे बसी हुई हैं। आज की सभ्यताएं ऑप्टिकल फाइबर्स के किनारे बसी हुई हैं। ठीक है, जहाँ से रोड निकल जाती है, ज़मीन के रेट रातों रात बढ़ जाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं गाड़ी खरीद लूँगा, आराम से शहर से जुड़ाव हो जाएगा। घर बनना शुरू हो जाते हैं, मकान बनना शुरू हो जाते हैं, और मकान बनते हैं तो आबादी बसती है, आबादी बसती है तो लोग रहते हैं, लोग रहते हैं तो वहाँ पर मार्केट आ जाती है, एक बाज़ार का विकास हो जाता है, और वही जगह हरी भरी दिखाई देने लगती है। हरी भरी की हरा भरा तो ख़त्म करके उसको दूसरी हरियाली दिखाई देने लगती है ना, लोगों की हरियाली। नेक्स्ट, अगला, अब देखो इसी को आगे कहाँ पे रह गए? अच्छा, परिणाम में ही रहे हुए हैं। परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक प्रगति, परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक प्रगति की सुस्त पड़ी गाड़ी विकास की पटरी में, ये कौन है? विकास कौन है?
अच्छे दिन आने वाले हैं, यही है विकास। विकास की पटरी में, विकास को पकड़ना है पहले, है ना। विकास की पटरी में बुलेट ट्रेन की गति से दौड़ेगी। अभी भारत में स्वप्न है बुलेट ट्रेन का। भारत सरकार 2-3 बुलेट ट्रेन इस वाले रूट में ज़रूर चलाए, बिहार वाले रूट में। 1 घंटे में 4 बार जब वो इधर उधर तुरंत छोड़ के आए, संख्या ख़त्म हो गई। गलत जगह चला रहे हैं, उधर तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक ही नहीं है, लेकिन क्या है ना, उधर इसलिए चला रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद कि वहाँ पे अफोर्ड करने वाले लोग हैं, ज़्यादा पैसा। यहाँ के लोगों के पास टाइम बहुत होता है, एक तो आराम से पत्ते ले लो, आराम से वो मूंगफली को बादाम बोलते हैं, है ना, टाइम पास मूंगफली ज़्यादा बिकती है इस रूट में, तो मूंगफली खाते खाते वहाँ का आदमी उस तरफ बहुत ज़्यादा संवेदन, इसलिए इधर नहीं चला रहे, लेकिन चलाना इधर चाहिए। समस्या की जड़ तो इधर है। दिल्ली तक एक्सटेंड, दिल्ली नहीं चाहिए, दिल्ली से कोलकाता हावड़ा रूट में चाहिए पूरा। यही बेल्ट है जो सबसे ज़्यादा परेशान करके रखता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिहार जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं उनमें स्लीपर क्लास होता ही नहीं है, यहाँ तक कि एसी भी नहीं होता। कभी घुस के देखिएगा एसी में, आपको महसूस नहीं होगा कि आप एसी में बैठे हुए हैं। स्लीपर में तो पक्का महसूस नहीं होगा कि आप स्लीपर में हैं। सही बोल रहा हूँ? दिल में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी उधर ही से हूँ, बिहार से तो नहीं हूँ, लेकिन रूट वही पड़ता है, ठीक है। तो स्लीपर में भी जाने में ऐसा महसूस होता है कि कहाँ चले आए, ठीक है। 4 आदमी आपके छाती में बैठे रहते हैं उन्हें 8 बार मना करो कि भैया नीचे बैठ जाओ, मैंने रिजर्वेशन कराया है, तो कहता है कि मैं भी वेटिंग लिया हुआ हूँ, टिकट मेरे पास भी है ना। तो कहीं ना कहीं पे चलो आगे नेक्स्ट। तो बुलेट ट्रेन पे अपने विकास की गाड़ी, तो यानी मुद्रास्फीति, इस हिसाब से तो आपको लग रहा है महंगाई बढ़ना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझा डाला उस हिसाब से तो महंगाई बढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी आगे जब बताऊंगा तब कहिएगा घटना चाहिए, महंगाई बढ़नी ही चाहिए। चलिए आगे अभी व्यू पॉइंट चेंज कराऊंगा, लिखिए नेक्स्ट। अतः ठीक है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब दूसरा प्रभाव डालिए, सामाजिक प्रभाव। नेक्स्ट सामाजिक प्रभाव, समाज में क्या इसका प्रभाव होगा मुद्रास्फीति के बढ़ने से। देखो सामाजिक समस्याएं क्या है हमारे देश की, समाज की समस्या क्या दिखती है आपको? सबसे पहली समस्या आपको दिखती है लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, अनपढ़ हैं। दूसरा अनस्किल्ड हैं। तीसरा बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार हैं तो गरीब है, रोज़गार होते तो काहे गरीब होते, है ना। तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। तो जब मुद्रास्फीति में अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी तो रोज़गार आएगा, गरीबी आएगी, तो सामाजिक समस्याओं का दमन होगा। जब आपके पास पैसा आता है तो पैसे के बाद आपकी सोच बदलती है, गलत बात तो नहीं कर रहा, सोच बदलती है ना। और जब सोच बदलती है तो सामाजिक रूढ़ियाँ ख़त्म होती हैं, सामाजिक मान्यताएं ख़त्म होती हैं। जब आपके पास पैसा आता है तो आप अच्छी शिक्षा की तरफ जाते हो, और जब आप अच्छी शिक्षा लेते हो तो आपका मानसिक विकास होता है, समझ रहे हैं, मानसिक विकास होता है, और आप परंपरावादी सोच से बढ़कर के सामाजिक सोच पे, तो सामाजिक विकास भी होता है इस आधार पे। तो लिखिए सामाजिक प्रभाव। मुद्रास्फीति की स्थिति ने नए रोजगार सृजन कर, मुद्रास्फीति की स्थिति ने नए रोजगार सृजन कर एक और देश में बेरोजगारी, गरीबी जैसी परंपरागत समस्याओं पर नियंत्रण, देश में गरीबी बेरोजगारी जैसी परंपरागत समस्याओं पर नियंत्रण लगता है। नियंत्रण लगता है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है? दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन के स्तर में आमूल-चूल सुधार देखने को मिलता है। आमूल-चूल सुधार देखने को मिलता है।
जनसंख्या वृद्धि दर को शिक्षा में सुधार, आगे ये लिखिए पूरा जनसंख्या वृद्धि दर से पहले लिखिए शिक्षा में सुधार जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। शिक्षा में सुधार जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने में सहयोग करता है। क्या होता है, आदमी सोचता है कि 2 ही बच्चे होंगे तो अच्छे से पढ़ा लूँगा, है ना, नहीं तो क्या होगा, मैं भी अनपढ़ रह गया, ये भी अनपढ़ रह जाएंगे। तो शिक्षा में सुधार यदि होता है, सही से वो समझता है चीज़ों को, तो कम जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या वृद्धि भी नियंत्रित करने का काम करता है, ये भी सामाजिक प्रभाव है। नेक्स्ट इसी में लिखिए वैश्विक प्रभाव, मुद्रास्फीति के वैश्विक प्रभाव। वैश्विक प्रभाव क्या होगा इसका बताइए। वैश्विक प्रभाव में थोड़ा दिमाग लगाइए। यातायात के बाद हम, वैश्विक का मतलब होता है विश्व से विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, संबंध मजबूत हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा होने के बाद ज़्यादा रिश्तेदार बातचीत करने लगते हैं। तकनीकी का आयात कर सकते हैं आप, बिल्कुल, ये वैश्विक। और फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा आपका, विदेशी मुद्रा। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ेगा आपका, निर्यात करेंगे। जब आप निर्यात करेंगे तो आपके पास विदेशी मुद्रा आएगी, भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सकारात्मक होगा। लिखिए इसको वैश्विक प्रभाव में लिखिए, मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादन पहले के सापेक्ष अधिक होगा। मुद्रास्फीति की अवस्था में उत्पादन पहले के सापेक्ष अधिक होगा। यह स्थिति अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में निर्यात के लिए अवश्य प्रेरित करेगी। यह स्थिति अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में निर्यात के लिए अवश्य प्रेरित करेगी। निर्यात के लिए अवश्य प्रेरित करेगी। निर्यात में वृद्धि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के साथ साथ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के साथ साथ नकारात्मक व्यापार शेष अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड, नकारात्मक व्यापार शेष की स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। अलका जी हाथ सीधे, इनको एक रिमाइंडर, एक बैठे बगल में, आपका काम है प्रीति जी इनको। हाँ, अभी जैसे चाइना देख रहे हैं ना, ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, ज़्यादा सबको भेज रहा है, व्यापार संतुलन उसके पक्ष में, सब उसी के पक्ष में, पूरे विश्व में है इस समय चाइना को। तभी तो अमेरिका ने क्या बोला, अभी एक नेक्स्ट नया शब्द आया, क्या, ट्रेड वार, व्यापार युद्ध, है ना। तो अब ये चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसी पॉलिसीज़ लगाई जा रही है अमेरिका के द्वारा कि चाइना ज़्यादा वहाँ पर निर्यात ना कर सके, उसकी कंपनियां हतोत्साहित हो जाए। देखो WTO बना हुआ है, उसका काम है, विश्व व्यापार संगठन, कि कोई ऐसी नीतियां नहीं लगा सकता कि किसी एक दूसरे का व्यापार आपका प्रभावित हो जाए। इस कारण से आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देनी, काम खत्म। उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ बिकेगा नहीं, ऑटोमेटिक चुपचाप चला जाएगा। आपके घर में कोई मेहमान आए, ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ही आए वैसे उसे बैठाइए, तुरंत उसके इंटरनेट में वाईफाई का पासवर्ड डाल दीजिए, मोबाइल चार्जर में लगा दीजिए, नाश्ता पानी दीजिए, आराम से बैठ रहा है, खूब आराम कर रहा है, ठीक है।
तो खूब आएगा वो, हर 5 दिन 6 दिन बाद आएगा टहलने, हर बार जो है उसका कुछ ना कुछ काम बना रहेगा। एक बार आए 2 घंटे 3 घंटे बात ही मत कीजिए, गायब रहिए, 3-4 घंटा तो प्यासा मर जाए वो, तो क्या होगा, खुद ही अगली बार से कहेगा इसके यहाँ नहीं जाऊँगा मैं, खाने तक के लिए नहीं पूछता, 2 रात कुड़ुक जाए वो खाने के लिए, पूछो ही नहीं, चुपचाप अपना अलग कमरे में। होता है आज के टाइम पे, करते हैं लोग, करते हैं ना जिनके अतिथि ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे ही व्यापारिक कंपनियाँ आ रही हैं भारत में, आप उनको ऐसा कुछ माहौल दे दीजिए कि यहाँ सामान ही न बिके, पता चला उनका खुद का जितने का वो कर्मचारी रखें उसका पैसा नहीं निकल रहा है, तो क्या करेंगे, 4 दिन बाद दुकान बंद करके चली जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यही, इसी को ट्रेड वार नाम दिया गया है, और ये हो रहा है, अलग बात है, इसको बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो हमारा व्यापार संतुलन जब हमारे पक्ष में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे बढ़िए, आगे लिखिए। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। घरेलू मुद्रा, क्या नाम है इसका, रुपया मजबूत होगा, जब ज़्यादा विदेशी मुद्रा आएगी तो रुपया मजबूत होगा। और वैश्विक जगत में, हाँ, तो राजकोषीय घाटा अलग है, वो बजट से संबंधित है, यहाँ पे व्यापार घाटा है, ठीक है, चालू घाटा है, वो सब अलग है, अभी बाद में चर्चा करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि घरेलू मुद्रा को मजबूत करेगा। वैश्विक जगत में अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी, वैश्विक जगत में अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो ये मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव है। तो आज सकारात्मक पढ़ लेते हैं, नकारात्मक, विश्वसनीयता बढ़ेगी, ठीक है। आज यहीं तक, बाकी की बातें कल, ठीक।